स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, अगर फोन की बैटरी 5% हो तो 5 मिनट में उतर जाती है। अब ये फोन की बैटरी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट शायद ना हो कि हम काम चला लेंगे फिर से उसको चार्ज कर देंगे, लेकिन व्हाट इफ आप बात करें अंतरिक्ष में, स्पेस में जब मिशन भेजे जाते हैं, वहां पे उनको एनर्जी कहां से मिलता है? उनको एनर्जी मिलता है सन से। सोलर जो एनर्जी है वहां से उनको एनर्जी मिलता है। अब सोचिए कि मून का वो पार्ट जो डार्क है, जहां पे सन की एनर्जी नहीं जा पा रही है, कोई लाइट ही नहीं है, अंधेरा है, या फिर सन से जो बहुत दूर प्लैनेट्स हैं, अगर हमको वहां पे एक्सप्लोरेशन करना है, अपने मिशंस को भेजना है, तो हम कैसे भेजेंगे? वहां पे मिशंस को भेजेंगे तो एक उसका टाइमलाइन होता है कि यार सन का एनर्जी, सोलर एनर्जी तो आप इतना ही यूज कर पाओगे, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद मिशन वहीं पड़ा रहेगा। उस तरीके से स्पेस में डेब्रीज घूमती रहेगी, लेकिन जो उसका इस्तेमाल है वो इस्तेमाल पूरी तरीके से हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं कि हमने स्पेस के प्रोब भेजे और देखा कि 10-15 साल में उसका कनेक्शन जो है वही टूट गया, क्योंकि एनर्जी नहीं है तो चल नहीं पा रहा है। तो उसी वजह से ये जो दिक्कत है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को जापान ने सही तरीके से सही समय पे समझ लिया। अब उसके बाद में जापान क्या कर रहा है? जापान एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है जो दुनिया में, अगर हमें अंतरिक्ष में जो भी चीजें उसको एक्सप्लोर करना है, जैसे इलॉन मस्क कहते हैं कि मार्स पे जाकर जो सिविलाइजेशन है उसको एस्टैब्लिश करना है, कि सारे लोग मार्स पे जाएंगे, वहां पे रहेंगे, वो सारी चीजें प्रोबेबिलिटी को समझा जा रहा है। तो उसी तरीके से हम देखें कि स्पेस का जो एक्सप्लोरेशन है उसमें हम कितने आगे बढ़ पाएंगे, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो जापान ने उस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर लिया है, या फिर करने के बहुत नजदीक है, या जो विजन है वो बहुत क्लियर है। और ये सर्टेन है कि आने वाले 5-6 साल में हम कुछ ऐसा देखेंगे जहां पे ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि हमें सन की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सूर्य की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम इतने समय से कह रहे थे कि कब यार सोलर एनर्जी जो है, किस तरीके से हम उसको ग्रीन एनर्जी ग्रिड में या वैसे कन्वर्ट करके यूज करेंगे, लेकिन समय इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आप AI की बात करें तो इतना तेजी से हर दिन कोई ना कोई नया डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो वही बात है, हम बात करें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियर बैटरी के बारे में, कि जापान एक ऐसी न्यूक्लियर बैटरी बनाई है जो सोलर पैनल्स को रिप्लेस कर देगा। स्पेस के जो मिशन है, सैटेलाइट, सोलर पैनल्स की जरूरत नहीं है, अब चलेगी न्यूक्लियर बैटरी और उसके ऊपर सारा काम होगा। तो ये जो चीज, अगर आप आर्टिकल्स को देखेंगे तो वो न्यूक्लियर बैटरी जो है 100 साल तक चलेगा, 100 साल तक चलेगा, उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है, उसका इस्तेमाल होता रहेगा। और रेडियो एक्टिव जो लीकेज है उसका भी इतना दिक्कत नहीं है, जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं उससे हट के है, मतलब कुछ नया एलिमेंट है। अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से पूरी कहानी है कि जो दूर के कॉस्मोस में हमें अगर कोई एक्सप्लोरेशन करना है तो ये मुमकिन हो पाएगा। तो हम अर्थ को तो पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर ही चुके हैं, हर जगह घूम चुके हैं, वो सारी चीजें हैं और सारी चीजों के बारे में पता है। लेकिन जो डिस्टेंट, यार जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो हैबिटेबल है, जहां जाके रहा जा सकता है, एक्सप्लोर किया जा सकता है, और उसके बारे में हमारा जो ओरिजिन है उसके बारे में और अच्छे से जानकारी ली जा सकती है। तो वो सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए ये सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और इस सारे डेवलपमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि न्यूक्लियर बैटरी 100 साल से ज़्यादा चलेगी, उसको जापान ने डेवलप किया है या करने के बहुत नज़दीकी फेज में है। तो ये बात हो जाती है। तो इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि ये हुआ कैसे, क्या कोई एलिमेंट है पर्टिकुलर जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, उसको इस्तेमाल किया गया है, या फिर जापान ने जो बैटरी डेवलप की है, क्या दूसरे कंट्रीज कितने आसपास हैं, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, और ये जो बैटरी है उसका यूटिलिटी क्या रहेगा, क्या सिर्फ स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल होगा या अर्थ पे भी हम उसको यूज कर पाएंगे। और अगर सिविलाइजेशन की बात करें, मार्स पे सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश करना है, क्या वो मुमकिन हो पाएगा? सारी चीजों को हम समझेंगे इस सेशन में। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम चैनल मैड लाइव अंडरस्कोर स्टडी IQ आपको लिखना है, उसको जाकर ज्वाइन करना है। इस तरीके से आप देखेंगे 7 सब्सक्राइबर हैं, 7 को 700 तक पहुंचाना है आपको। उसमें क्या मिलेगा आपको? एक्सप्लेनर वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट्स मिलेंगे, यूपीएससी के नोट्स, PYQ आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स का एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट, उसकी प्रिपरेशन क्या करनी है, स्ट्रेटजी क्या है, बाकी स्ट्रेटजी प्रीलिम्स और मेन, उसके साथ साथ ऑप्शनल क्या चूज करना चाहिए, कौन सा चूज करना चाहिए, किस तरीके से स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे तैयार करें, दिसंबर तक तैयार करना है, प्रीलिम्स जब आएगा तो उसमें कैसे शिफ्ट करना है, और उसके साथ साथ प्लान बी, इफ नॉट यूपीएससी देन व्हाट। उस तरीके से सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। तो आपको ज्वाइन करना है मैड लाइव अंडरस्कोर स्टडी IQ इस टेलीग्राम चैनल को। आप ये QR को भी स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हो जाता है पहली बात। दूसरी बात, अगर आप IAS 2026 UPSC 2026 की तैयारी कर रहे हैं और IAS बनने का सपना देखते हैं,
तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, गूगल पे जाना है आपको, स्टडी IQ लिखना है, वहां पे पहला लिंक जो ओपन होगा उस पर क्लिक करना है। जब ये करेंगे तो आपके सामने स्टडी IQ के कुछ बैच ओपन होंगे। तो आपके 2026 का जो फाउंडेशन कोर्स है वो सारा आपको मिल जाएगा। तो आपके IAS बनने का जो सपना है वो यहां से सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 37,999 प्राइस है, और आपको जो भी कोर्स अपने हिसाब से आपको लगता है बेस्ट है आपके लिए, आपकी तैयारी में मतलब चार चांद लगा देगा और बेस्ट होगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे उसको ज्वाइन करेंगे तो आपने क्या देखा यहाँ पे 37,999, सीधा 7,000 का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर उस समय पे आप मैडलाइव कोड यूज करते हैं। तो ये कोड को यूज करके आप मैसिव डिस्काउंट पा सकते हैं और उसके साथ में जो अपने IAS बनने का सपना है उसको पूरी तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। उसके साथ साथ में ये जो बैच है, अगर आप देखेंगे आज से बैच शुरू हो चुका है, उस तरीके से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच है, इवनिंग बैच है, सारी चीजें है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, इंग्लिश में है, सारी भाषाओं में, जिसमें भी आप तीनों में से कंफर्टेबल हो उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये बात हो जाती है। तीसरी बात, अगर आप क्लास 12th में है या फिर आपके फ्रेंड्स या आपके जूनियर्स या आपके रिलेटिव्स कोई भी क्लास 12th में है, उसके आसपास है, ग्रेजुएशन जस्ट अभी ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके लिए क्या करना है, आपको स्टडी IQ आरंभ लिखना है यूट्यूब पे जाकर। वहां पे इस तरीके से चैनल ओपन होगा जहां पे 74 सब्सक्राइबर्स है, इसको 74,000 तक पहुंचाना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से देखेंगे जो भी 12th में है उनकी तैयारी के लिए सारी चीजें हैं, उनको IAS कैसे बनना है, कम से कम उम्र में किस तरीके से इसकी तैयारी की जाए, सारी चीजें। तो जो अर्ली मूवर एडवांटेज होता है कि आप आज से तैयारी शुरू करेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएंगे, फिर आपको इतना मेहनत नहीं लगेगा, तो वो बात हो जाती है। तो अपना जो सपना है IAS बनने का उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो स्टडी IQ का आरंभ प्लेटफॉर्म है ये सारी चीजों को प्रोवाइड करेगा। तो इस तरीके से 3 बातें थी। उसी के साथ में आज का हमारा जो सेशन है, जो स्टोरी है, उसके ऊपर कंटिन्यू करते हैं कि जापान ने जो डेवलपमेंट किया है उसके नुआंसेस क्या है। तो जापान ने जो डेवलपमेंट कर रहा है उसमें एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है अमेरिसियम, मतलब अमेरिका के नाम से लग रहा होगा, सारी चीजें ही अपने नाम पे रख देते हैं। तो उस तरीके से अमेरिसियम एक एलिमेंट है जो आपको कहां पे मिलेगा, अगर पीरियोडिक टेबल में हम सबको बताएं 118 एलिमेंट है, 118 में एक्टिनाइड जो सीरीज है उसमें आप देखेंगे कि नीचे यूरेनियम है, प्लूटोनियम है। यूरेनियम प्लूटोनियम के बारे में हमने सुना है। तो प्लूटोनियम के एकदम पास में प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर 94 है, इसका 95 है, और यूरेनियम यहां पे रहा एटॉमिक नंबर 92। तो ये जो अमेरिसियम है ये एलिमेंट होगा जिसको ये यूज करेंगे, जिसकी वजह से हम ये इंश्योर कर पाएंगे कि हमारे फोन की बैटरी अगर 5% से 5 मिनट में 0 होकर स्विच ऑफ हो जाता है फोन, ये जो चीज है स्पेस के मामले में नहीं होना चाहिए। तो स्पेस के मामले में कैसे नहीं होगा, ये अमेरिसियम जो है ये इंश्योर करेगा। कैसे इंश्योर करेगा समझते हैं इसको। तो डीप स्पेस जो मिशन है, जैसे हमने बात किया कि जुपिटर है, सैटर्न है, और भी आगे एस्टेरॉइड्स है, जितने भी उस तरीके से प्लैनेट्स हैं, आउटर स्पेस का उस तरीके से देखेंगे जितने भी प्लैनेट्स हैं, सारी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट प्रोडक्ट है इसको यूज किया जाएगा। मतलब अमेरिसियम जो है आप देखेंगे ये डिके करता है, सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके करते हैं, मतलब समय के साथ में उनके जो रेडिएशंस है, गामा रेडिएशंस है, उस तरीके से अल्फा पार्टिकल्स है, ये सब कुछ एमिट करते हैं। तो जब ये एमिट करते हैं उनका हाफ लाइफ होता है, ये सारी चीजों को हमने पढ़ा है। तो ये जब चीज होती है तो वो जो डिके होता है तब एक हीट रिलीज होता है और उस हीट को इस्तेमाल किया जा सकता है ये सारे जो सैटेलाइट्स है, ये सारे जो हमारे मिशंस है, हमारे जो रोवर है, उन सबको चलाने के लिए। तो जहां पे सूरज की पहुंच नहीं होगी वहां पे अमेरिसियम की पहुंच होगी। तो ये इस्तेमाल होगा इसका। और ये किस तरीके से होगा, अगर हम देखें कि सन के रेस तो ब्लॉक हो जाते हैं यार, मतलब अगर आप मून को भी देखेंगे तो मून का जो डार्क वाला पार्ट होता है वहां पे सन के रेस नहीं है, तो वहां पे कैसे यूज किया जाए उसको, तो वहां पे यूज करने के लिए ये सारी चीजें हैं और बहुत सारे जो डिफिकल्टीज होते हैं, सारी चीज का सोल्यूशन हमको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आ जाती है। अगर आप देखेंगे कि न्यूक्लियर वेस्ट स्पेस क्राफ्ट बैटरीज कि न्यूक्लियर उस तरीके से एलिमेंट है, अब ये वेस्ट है, जब डेके कर रहा है तब मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसके डेके होने से ही हमको एनर्जी मिल जा रहा है। तो जो हम रेडिएशन लीक की बात करते हैं वो भी नहीं है, क्योंकि ना कोई फिजन है ना कोई फ्यूजन है, कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके डेके से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अगर आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी के मामले में बेस्ट है ये बात है। अमेरिसियम है ये एलिमेंट, अगर आप देखेंगे इसका पिक्चर कुछ इस तरीके से है और ये आप देखेंगे यहां से ऐसे हीट इसका रिलीज होगा और इसी रिलीज हुई हीट से हम सोलर प्रोब्स को पावर कर पाएंगे। जब ये चीज होगा आप देखेंगे अल्फा पार्टिकल, गामा रेज, ये सारी चीजों को ये एमिट करता है और जब एमिट करेगा तो इसका जो डेके हीट है
जैसे हमने बात की, तो इससे एक्सप्लोरेशन हो पाएगा वहां पे जहां पे सोलर पैनल्स भी काम नहीं करते हैं, तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। और एक नेचुरली जो डेके हैं उसको हम इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे एटॉमिक नंबर 95 प्लूटोनियम के बाद में आता है, एटॉमिक वेट 243, तो ये चीज हो जाती है अमेरिसियम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और इसी के ऊपर जापान के जो रिसर्चर है वो बहुत समय से काम कर रहे हैं, और कहा जा रहा है कि 2029 में प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा कि कैसे ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। आने वाले आप समझ लीजिए 5 साल उसके बाद में 2035 हम ये देखेंगे कि सन की शायद हमें जरूरत ही नहीं होगी। मतलब आज से 10 साल बाद सन की जो स्पेस प्रोब्स में जरूरत है वो बहुत कम हो जाएगी, और हम ये न्यूक्लियर बैटरी जो सस्टेनेबल वे है उस पर शिफ्ट कर जाएंगे। तो आने वाले समय में जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से एक्सप्लोर करने वाला है वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो ये बात हो जाती है। जैसे हमने बात की एस्टेरॉइड्स हो गए, डिस्टेंट जो स्टार्स हो गए, हर चीज को हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। मून के जो डार्क साइड्स है उसको भी एक्सप्लोर कर पाएंगे। आप देखेंगे सन के जो रेज है यार कहां तक पहुंचेंगे, एक लिमिट है ना। जो ये बाहर के प्लैनेट से उसको कौन एक्सप्लोर करे, कैसे एक्सप्लोर करे बिना एनर्जी के। तो वहां तक एनर्जी ले जाने के लिए आपको अगर न्यूक्लियर बैटरी मिल जाए जो 100 साल तक, मतलब चार्ज करने की जरूरत नहीं, 100 साल तक चलेगी, तो बहुत यूजफुल है। क्योंकि 100 साल तक तो हम देखेंगे आज तक हमारे कौन से ही मिशन 100 साल तक चले। हमने स्पेस मिशन 1950s में उस तरीके से स्टार्ट किए, और 2000 आप देखेंगे 50 आएगा तब जाकर 100 साल होंगे, और 10-15 साल में ही खत्म हो गए बहुत सारे मिशंस तो। और स्पेस डेब्री के रूप में घूमे जा रहे हैं वहां पे, और उसकी वजह से कैसलर सिंड्रोम हमने देखा, जिसकी वजह से वो टकराते हैं, दूसरी सारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं, अर्थ पे भी आके उस तरीके से हिट होते हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है। तो इन सब का जो सोल्यूशन है कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियर बैटरी है ये निकल के आता है। अगर हम इसमें फर्दर देखें तो हमको क्या समझ में आता है कि यार ये जो हम अमेरिसियम यूज कर रहे हैं ये क्यों कर रहे हैं। हम प्लूटोनियम भी तो यूज कर रहे थे इतने समय से, उसमें क्या प्रॉब्लम था। तो अगर देखें तो जापान ने प्लूटोनियम ना चुनकर अमेरिसियम चुना, क्योंकि प्लूटोनियम बहुत समय से यूज किया जा रहा है और वो एनर्जी भी ज्यादा देता है। डिस्पाइट दैट अमेरिसियम चुना। इसका कारण आ जाता है कि आप देखेंगे कि प्लूटोनियम जो है वो बहुत ही रेगुलेटेड है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस है, तो उसका जो इस्तेमाल आप जिस तरीके से चाहते हैं नहीं कर सकते, लिमिटेशंस है। जबकि अमेरिसियम की बात करें तो उसको हैंडल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में इतने जो चैलेंजेस है वो नहीं है प्लूटोनियम के मामले में अगर कंपेयर करें तो अमेरिसियम उस वजह से इजीली एक्सेसिबल हो जाता है उसके यूज केस के लिए। तो जब ये पॉसिबल हो पाया तो जापान का जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर बैटरी बनाने का स्पेस प्रोब्स के लिए, ये मुमकिन हो पाएगा अमेरिशियम को यूज कर। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि इसके पैलेट्स जो है आप इनको देख पाएंगे, तो ये अमेरिशियम हो जाता है। तो ये बात आ गई कि अच्छा अमेरिशियम को इसलिए यूज करना है क्योंकि इजीली एक्सेसिबल है और ज्यादा फायदा देखने को मिल रहा है, और जितनी वो हीट देगा वो सफिशिएंट है ये सारी चीज को पावर करने के लिए। तो अमेरिशियम क्यों, क्योंकि इससे जो हीट मिलेगी, डीके हीट, ये सफिशिएंट है उन सबको पावर करने के लिए, ये बात हो जाती है। और जो कम्युनिकेशन डिवाइस है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स है, इन सबको पावर कर दिया जाएगा उसके थ्रू। तो आप देखेंगे जो भी लॉन्ग टर्म स्पेस मिशन होंगे उसमें इसका यूटिलिटी बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। उसके बाद में बात आता है कि जो प्रैक्टिकल यूज है इसका, ऑलमोस्ट परमानेंट पावर, मतलब अर्थ से स्पेस मिशन हमने भेजा, अब उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। अब वो गया है, 100 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। हमको जो भी डेटा, एक्सप्लोरेटरी जो भी रिसर्च है, सारी चीज मिलती रहेगी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारा चीज पॉसिबल हो पाएगा और उस तरीके से काम करता रहेगा, ये बात हो जाती है। और जो सोलर पावर ऑप्शंस हैं ये भी रहेंगे, लेकिन जब वो खत्म हो जाएंगे तब क्या, तब अमेरिशियम को यूज किया जाएगा, तब ये बैटरीज को यूज किया जाएगा, न्यूक्लियर बैटरीज को यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से उसको आगे इस्तेमाल हमको देखने को मिलेगा। अगर सोलर फेल हो जाता है तो अमेरिशियम काम करेगा और वो हमेशा के लिए काम करेगा, 100 साल तक काम करेगा, तो वो बात हो जाती है। अब इसी में अगर आप देखेंगे तो इनके जो माशिदा तकानो जो जापानीज रिसर्चर है, ये इस तरीके से इसकी यूटिलिटी बताते हुए कहते हैं कि ऑलमोस्ट परमानेंट सोल्यूशन हमको मिल गया है। जो भी हमारे स्पेस प्रॉब में एनर्जी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि यार ये टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, कहाँ से लाएंगे, सन कितना तक एनर्जी दे पाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, उस तरीके से ये कहते हैं। तो अमेरिशियम का जो पोटेंशियल है उसको समझते हैं कि यार ये काम का कितना है, कितना पोटेंशियल है इसका। तो उसको देखे तो यार अभी इन्होंने जब टेस्ट किया है तो उसमें पता चला है कि यार जो एलईडीज है ना, लाइट एमिटिंग जो डायोड्स होते हैं, उस पर यूज किया है कि यार इसको पावर कर पा रहा है। बहुत ही छोटा सा उस तरीके से टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, लेकिन अगर एलईडी को उस तरीके से पावर किया जा रहा है, धीरे धीरे इस चीज को एक तरीके से एक्सप्लोर किया जाएगा दूसरे वर्टिकल्स पे। और ये ज्यादा मतलब सिर्फ समय की बात है कि जिस दिन हम देख पाएंगे कि अमेरिशियम का एक्चुअल में कमर्शियल एप्लीकेशन हमको देखने को मिलेगा। और जिस दिन वो होगा, न्यूक्लियर बैटरीज में जो टॉप कंट्रीज होगी जिन्होंने कुछ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया होगा, जापान उनमें से एक होगा। तो जापान अगर उनमें से एक होगा
तो कंट्रीब्यूशन जाएगा इस इंडिविजुअल को और उसके साथ साथ अमेरिसियम एलिमेंट को। तो ये बात हो जाती है। अब उसके बाद में अगर आगे देखें हम तो इसको कैसे यूज किया जाएगा, क्योंकि अमेरिसियम है, रेडियो एक्टिव है, उसका डिके होगा, नुकसान पहुंचा सकता है, रेडिएशन लीकेज का डर है, तो वो कैसे यूज करेंगे? तो उसको यूज करेंगे हम पैलेट्स के फॉर्म में, कि ये ऐसे पैलेट्स हैं, ऐसे पैलेट्स बना दिए। अब ये पैलेट्स में हम क्या करेंगे, एडिटिव्स ऐड कर देंगे एंड उसके बाद में मेटल पेंट्स से उस तरीके से कवर कर लेंगे उसको। तो इसकी वजह से इंश्योर होगा कि बहुत ही कॉम्पैक्ट है, और अगर कहीं पे एक्सप्लोजन हो रहा है, लेट्स से हम इसको अर्थ से बाहर भेज रहे हैं, तो जब यहाँ से लॉन्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, एक्सप्लोजिव वे में एनर्जी रिलीज होगा, तो वहाँ पे इसे कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। इससे नुकसान नहीं होने के लिए ये इंश्योर किया जाएगा, इस तरीके से मेटल पिन्स के फॉर्म में उसको रखा जाएगा। तो ये बात हो जाती है। अब उसके बाद में अमेरिसियम की जो बैटरीज बनाई जाएगी उसको लाइट वेट बनाया जाएगा, ड्यूरेबल बनाया जाएगा, कॉम्पैक्ट बनाया जाएगा, कि छोटी बैटरीज हो, ज्यादा समय तक एनर्जी प्रोवाइड करे और चीजें आगे चलती रहे। तो ये चीज को इंश्योर किया जाएगा। अब उसमें उन सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा जो स्पेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे स्पेस में हर जगह पे सेम टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हमको देखने को मिलेगा। अगर आप वीनस पे जाएंगे, मरकरी पे जाएंगे, जुपिटर पे जाएंगे, मार्स पे जाएंगे, अर्थ के आसपास के एटमॉस्फेयर में होंगे, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस अलग अलग होंगे हर जगह पे। तो जब ये चीज होगी तो उसके हिसाब से ये बैटरी को तैयार भी तो करना है। तो वो बैटरी को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है कि उसको कॉम्पैक्ट, लाइट वेट और इन सारी चीजों से रेजिस्टेंट बनाया जाए। उसी के साथ में जो हम देखेंगे आउटर स्पेस का जो वैक्यूम होगा उसको कैसे ये हैंडल करेगा, तो वो सारी चीजों पर रिसर्च करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो आगे 2029 तक प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा, इनका कहना है, उस तरीके से सारी चीजें डेवलप हो जाएगी। तो ये बात हो जाती है। अब इसके बेनिफिट हम देखेंगे, तो बेनिफिट हम ट्रेडिशनल साइंस में नहीं देखेंगे कि अच्छा स्पेस प्रॉप के लिए न्यूक्लियर बैटरी बना रहे हैं तो उसका क्या इस्तेमाल है। ये जो अमेरिसियम है इसके न्यूक्लियर बैटरी का सिर्फ स्पेस प्रॉप में इस्तेमाल नहीं होगा, हर जगह पे यूज हो सकता है। न्यूक्लियर बैटरी अगर दूसरे जो एलिमेंट से बनते हैं उनकी भी बात करें तो यही चीज है, क्योंकि जितने भी लैंथेनाइट सीरीज है, एक्टिनाइट सीरीज है, सारे हम देखते हैं रेडियो एक्टिव है। उसका जो यूज है दूसरों को भी एक्सप्लोर करके हम कर सकते हैं केस स्पेसिफिक वे में। तो उनका जो यूज है अगर हम उसको डिफरेंट वे में देखने की कोशिश करें तो हमको समझ में आएगा कि यार एग्रीकल्चर में हम यूज कर सकते हैं क्या इसका। अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर के जो प्रोसेसेस हैं उसमें क्या होता है, हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है, मतलब अंडरग्राउंड से वाटर निकालना, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है कोल से, कोल फायर जो भी थर्मल पावर प्लांट है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसके थ्रू वाटर पावर उस तरीके से पंप्स चल रहे हैं और वहां से हम वाटर यूज कर रहे हैं और इरिगेशन हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है। अब कोल पावर थर्मल प्लांट से जब ये चीज होती है तो आप समझेंगे यार मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे गैसेस एमिट होते हैं, और जब ये एमिट होते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस हैं, उसकी वजह से अर्थ का हीटिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मतलब ये तो नुकसानदायक चीज़ है, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। तो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या करना होगा, न्यूक्लियर बैटरीज को अगर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए एग्रीकल्चर प्रोसेसेस में तो ये लोग एनर्जी दे देंगे। तो कोल को रिप्लेस कर दिया जाएगा इसके साथ में, न्यूक्लियर बैटरीज के साथ में। तो ये एक यूटिलिटी हमको देखने को मिलता है एग्रीकल्चर के फील्ड में। दूसरी बात आती है यार सिविलाइजेशन की। अगर हम बात करें, जैसे इलॉन मस्क बहुत बार कहते हैं कि मार्स पे सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा, सारे जो भी फीजिबिलिटी स्टडीज है वो सारी चीज़ें की जा रही है, और जो डेवलपमेंट्स है वो किस तरीके से आगे होंगे उसको देखा जाएगा। लेकिन उस सिविलाइजेशन एस्टैब्लिशमेंट में अगर ये एग्रीकल्चर प्रोसेसेस के थ्रू हम वहाँ पर कुछ प्लांट्स और उस तरीके से लाइफ को एस्टैब्लिश कर सकते हैं एंड ग्रेजुअली वो जो ऑक्सीजन है और वो सारी चीज़ें उन नुआंसेस को कवर कर सकते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका यूटिलिटी होगा। अगर न्यूक्लियर बैटरीज को हम देखेंगे तो सिविलाइजेशन का सर्वाइवल स्केल इस तरीके से आप डालेंगे गूगल पे तो आपको एक आर्टिकल मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अब बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर स्पेस सेटलमेंट, एक बायोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, किस तरीके से स्पेस सेटलमेंट के नुआंसेस हैं ये आपको समझ में आएगा। तो ये बात हो जाती है कि इसके अलावा वेरिड एस्पेक्ट्स में क्या उसके फायदे हैं। आगे अगर हम बात करें कि न्यूक्लियर बैटरी एक तरीके से जो लिथियम बैटरी है उसको रिप्लेस कर देगा, उसको जब रिप्लेस करेगा तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटिव है लिथियम आयन जो बैटरीज होती है, इसको रिप्लेस करना ज़रूरी भी है क्योंकि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए हम काम कर रहे होंगे। उसी के साथ में अगर फर्दर नुआंसेस अगर आप इसके देखें तो आपको समझ में आएगा कि बिना रिचार्जिंग के यार हम न्यूक्लियर बैटरी को इस्तेमाल कर पाएंगे तो बहुत लंबे समय के लिए चलेगा, वो सारी चीज़ें हो पाएगी और डेकेड्स तक हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो जो रिचार्ज वाला चीज़ है ना वो खत्म हो जाएगा, वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको कि बार बार चार्ज करना है, वो नहीं करना पड़ेगा। उसी के साथ फर्दर अगर बेनिफिट्स देखें तो दूसरे कंट्रीज क्या कर रहे हैं डिफेंस के मामले में अगर देखें तो चाइना कहाँ पे है डिफेंस के मामले में? चाइना न्यूक्लियर ड्रोन बना रहा है या बना चुका है। न्यूक्लियर ड्रोन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी से पावर्ड ड्रोन बना दिया है। अब ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो भी ड्रोन है उसको या तो उसमें जो बैटरीज है वो हम देखेंगे लिथियम बैटरीज होती है, ये सारी चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर पावर इन्होंने ड्रोन बना दिया है।
और ये फ्लाई करेगा बिना किसी फ्यूल के, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई फ्यूल है उसका कंबशन हो रहा है, नो नीड फॉर दैट। अब ये इन्होंने चाइना ने इस तरीके से टेक में डेवलपमेंट किया है। सिमिलरली इन्होंने क्या किया है, अपना जो सबमरीन है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का सबमरीन, उन्होंने न्यूक्लियर बैटरी पे चलने वाला बना दिया है और बहुत सारे कंट्रीज भी उस तरीके से चीजें कर रहे हैं, लेकिन अमेरिसियम के बेस पे वो नहीं हुआ है। वो जापान उसमें सबसे आगे है जो ये चीज कर रहा है। तो ये बात हमको समझ में आती है कि सारी कंट्रीज जो है न्यूक्लियर बैटरी और उसके ऊपर जो पुश है वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हर कोई के इसका जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ रहा है। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो, डिफेंस सेक्टर की बात हो, हर लेवल पे ये चीज सारी कंट्रीज इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल से देखें कि नासा की अगर बात करें तो इन्होंने कहाँ कहाँ न्यूक्लियर बैटरीज के प्रॉप्स को यूज किया स्पेस प्रॉप्स में, समझ में आएगा। नासा के वॉयेजर, कैसिनी या फिर न्यू हॉरिजन, क्यूरोसिटी रोवर, परसिवरेंस रोवर, इन सब में इसका इस्तेमाल हुआ है, इसका यूज हुआ है, राइट। क्यों? क्योंकि ईजी है और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जब नीड होता है तब एनर्जी प्रोवाइड करता है। आप कब तक सन पर रिलाई करेंगे। उसके बाद बात आती है, अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया ने मार्स मिशन, कॉस्मोस, इनकी जो मिलिट्री सैटेलाइट्स है उसमें इस्तेमाल किया न्यूक्लियर प्रॉप्स का। उसके साथ में बात आती है चाइना की, तो चांग ये लूनर प्रोग्राम इनका, उसमें इन्होंने यूज किया। एंड देन आफ्टर अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे पास रेडियो एक्टिव उस तरीके से थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करें तो नहीं है, अभी तक हम एक्टिव नहीं है उस चीज़ में डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली उस चीज़ को हम इंश्योर करेंगे कि वो जो रिसर्च फेज में है वो एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन और कमर्शलाइजेशन के फेज में जल्द से जल्द आए, ये जरूर इंश्योर किया जाएगा। तो इस तरीके से सारी कंट्री ग्लोबली अगर देखें तो ये चीज़ में इन्वॉल्व तो है, न्यूक्लियर बैटरी के लिए वो सीरियस तो है, लेकिन कुछ चैलेंजेस आते हैं। मतलब जितना ईजी हम समझते हैं उतना ईजी है नहीं। तो चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले अगर हम चैलेंजेस देखें तो समझ में आता है कि यार न्यूक्लियर बैटरीज को अगर हम वेपन्स के तौर पे यूज कर ले तो, मतलब कोई कंट्रीज है वो उसको वेपनाइजेशन, मतलब स्पेस में एक होता है मिलिटराइजेशन, एक होता है वेपनाइजेशन। मिलिटराइजेशन क्या होता है कि लेट्स से आपने ये अर्थ है और ये स्पेस है, यहां पे क्या कर दिया आपने, यहां पर कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स को यूज किया कि उससे आप यहां पे हिट कर रहे हैं अर्थ पे। मतलब कि स्पेस का जो मिलिटराइजेशन है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अर्थ के ऊपर जो भी इंस्टॉलेशन है उसको अटैक किया जा रहा है, अर्थ के ऊपर जो भी टारगेट्स है उसको अटैक किया जा रहा है। और उसी के साथ में वेपनाइजेशन का क्या मतलब हो जाता है कि आउटर स्पेस में लोग, कंट्रीज लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों में फर्क ये, मिलिटराइजेशन में क्या होगा कि वहां से अर्थ पे अटैक किया जा रहा है, वेपनाइजेशन में क्या होगा कि आउटर स्पेस में ही वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये जो दो कीवर्ड है ना, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इनका एक तरीके से यूज़ हमको देखने को मिलेगा कि यार न्यूक्लियर बैटरी बनाया और उस तरीके से एनर्जी खत्म ही नहीं हो रहा है, उस तरीके से बहुत ज़्यादा कैपेबल है वो, उस तरीके से चीज़ें हो रही है, तो ये दिक्कत वाली बात है। उसी के साथ में जैसे एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ में आता है रशिया है न्यूक्लियर वेपन्स स्पेस में यूज़ करता है, ऐसे एलिगेशंस लगते हैं, अगर करेगा तो दिक्कत वाली बात है। उसी के साथ में अनप्रेसिडेंटेड जो वेपन है जो वर्ल्ड वॉर 3 ला सकते हैं, इसको भी यूज़ करने के एग्जाम्पल्स या कोट किया जाता है कि ऐसा यूज़ किया जा रहा है। उसी के साथ में रशियन जो सैटेलाइट्स है उसको स्पेस वेपन प्रोग्राम से लिंक किया जाता है। ये सारे आर्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर डिटेल वे में सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन करते हैं। इसके साथ में अगर आगे हम देखें क्या चैलेंज है, तो बात आती है कि यार न्यूक्लियर बैटरी सेफ भी है, क्योंकि जो मटीरियल लीकेज है, रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो लीक हो सकता है बैटरी में से, डके हो रहा है, हीट को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव है यार वो एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट थोड़ी ना है, तो वहाँ से जो लीकेज होगा वो खतरनाक है। उसके साथ साथ में बात आती है यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल की, कि उतना तो यूज़ अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ, हम तो उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगेगा। तो अगर अभी की बात करें तो बहुत कॉस्टली है, और फ्यूचर की भी बात करें तो वो एक्सपेंसिव तो रहने ही वाला है, जब तक कि उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लेवल पे लाकर उसको उस तरीके से नहीं बनाया जाता जैसे सोलर बन गया है। 2010 में बात करें तो सोलर बहुत कॉस्टली था, अभी की बात करें तो सोलर बहुत ज़्यादा चीप हो गया है। तो ये जो अगर हम देखते हैं कि 15 साल की जो सोलर की जर्नी है, अगर सेम जर्नी न्यूक्लियर बैटरीज ट्रावर्स कर पाए तो बहुत ज़्यादा मार्वलस और रेवोल्यूशनाइजिंग वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये बात हो जाती है। लेकिन इन सारे चैलेंजेस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखें आगे डेवलपमेंट की बात करें तो वे एंड हमको समझ में आता है कि आगे क्या किया जा सकता है। मतलब न्यूक्लियर बैटरी का जो फ्यूचर है वो तो सर्टेन है कि बेस्ट है। अब वो बेस्ट जो फ्यूचर है और हम उसको यूज करने वाले हैं, तो उसके साथ में क्या किया जा सकता है कि यार ये अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स है, कि जो एनर्जी मिलेगा खत्म नहीं होगा। जैसे हम बोलते हैं सन से एनर्जी हमको मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन ये जो न्यूक्लियर वाला एस्पेक्ट है यहां से भी हमेशा एनर्जी मिलता रहेगा, अनलिमिटेड सोर्स है, कभी खत्म नहीं होने वाला है। अब उसके साथ में बात करें, सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यार न्यूक्लियर जो बैटरी है ना उसमें डेवलपमेंट 2030 तक हमको देखने को मिल जाएगा, ऐसी चीज हो जाएगी। अब जापान नहीं करेगा तो कोई और कंट्री कर लेगा, लेकिन ये जो चीज है ये डेवलपमेंट होते हुए हमको देखने को मिलेगा। तो जब ये देखने को मिलेगा तो हमारा जो एनर्जी मिक्स है, हम अपने एनर्जी अगर मिक्स की बात करें, हमारा जो एनर्जी मिक्स है उसमें हम ऐसे देखें तो 50%
कोल और उस तरीके से जो उन सारे सोर्सेज पे बेस्ड है, ये सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएगा। और जो न्यूक्लियर जो है जिसमें हम 0.1 या फिर 1% से भी कम जो बेस्ड है, वो जो नंबर है वो बढ़ेगा। और ये जब बढ़ेगा तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो है हमारा जो डायरेक्शन है वो हमको देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज थी कि जापान अमेरिसियम को यूज कर रहा है जिसके थ्रू न्यूक्लियर बैटरीज बनाया जाएगा, स्पेस के जो प्रोब्स है वहां पे इस्तेमाल किया जाएगा ताकि डीप स्पेस मिशन में उसको यूज किया जाए। लेकिन उसका यूज सिर्फ इतना नहीं रहेगा, न्यूक्लियर बैटरीज में अमेरिसियम का जो यूज होगा उसका यूज हम दूसरी जगह पर हमारे जो यूज केस है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मल्टीफोल्ड वे में उसके बेनिफिट्स हमको देखने को मिलते हैं। कुछ चैलेंजेस भी है, लेकिन वे अहेड देखें तो न्यूक्लियर बैटरी का फ्यूचर वो बहुत ब्राइट है। तो ये बात हो जाती है। उसी के साथ में टेलीग्राम चैनल madlive_studyIQ ज्वाइन करना है, इसे 700 से 700 तक सब्सक्राइबर को पहुंचाना है। ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे QR है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में IAS 2026 की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ चेक करना है, वहां पे जाना है, वेबसाइट ओपन करेंगे, कोर्सेज ओपन होंगे। सिग्निफिकेंट अगर आप देखेंगे 37999 है, सीधा 7000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर MadLive कोड को यूज किया जाता है 30,999 में आप अपना जो कोर्स है उसको अवेल कर पाएंगे। IAS बनने का सपना जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। उसी के साथ में अगर आप 12th में हैं, आपके दोस्त या जूनियर वगैरह कोई भी रिलेटिव 12th में हो तो जरूर उनके साथ ये शेयर करें। 2028 का जो उनका IAS का सपना है उसको पूरा करने के लिए स्टडी IQ लाया है आरंभ यूट्यूब चैनल, जिसपे 74 सब्सक्राइबर्स है, आपको उसको 74,000 तक पहुंचाना है। ये सारी चीजें इंश्योर की जाएगी। और उस तरीके से प्लेटफॉर्म में सारे आप देखेंगे फैकल्टीज के लेक्चर हैं, सारे नुआंसेस हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी होना चाहिए, क्या तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए कि आपको अर्ली मूवर एडवांटेज मिले और कम एज में आप IAS बने और जो सपना है अपना उसको पूरा करें। तो ये सारी चीजें उस तरीके से कवर की जाएगी। तो ये बात हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द होल सेशन। आई होप एंड विश कि आपको सेशन अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।